जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह भारतीय संविधान से केंद्र राष्ट्र संबंध से संबंधित ये वीडियो होगा। इसमें केंद्र राष्ट्र संबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछले से एग्जाम में पूछे गए हैं वो इसमें कवर अप किया हूं मैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पीछे भी मैंने 21 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं जो भारतीय संविधान से ही संबंधित चैप्टर वाइज है। यदि आप उस वीडियो को भी ना देखें तो जाकर पहले उसे देखें, फिर उसके बाद ये देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राष्ट्र संबंध भाग 11 और भाग 12 में आता है, ठीक है। तो इससे संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो मैं कवर कर किया हूँ। तो फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, केंद्र राष्ट्र संबंध से संबंधित भारत के केंद्र राष्ट्र संबंध प्रभावित होते हैं, किस आधार पर प्रभावित होता है केंद्र राष्ट्र संबंध। तो भारत के फर्स्ट कथन में है एक संविधान के प्रावधानों से, बिल्कुल सही है। केंद्र राष्ट्र संबंध संविधान के प्रावधानों से प्रभावित होता है। एक नियोजन प्रक्रिया से, ये भी सही है, नियोजन प्रक्रिया से भी प्रभावित होती है केंद्र राष्ट्र संबंध। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, ये भी सही है, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से। हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, ये भी सही है। तो कौन सा सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किसमें की गई है, तो अभी जस्ट तो भाग तो 12 में आएगा आर्थिक संबंधों की विवेचना, और अनुच्छेद 268 से 281 तक आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है केंद्र राष्ट्र संबंध में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भाग 12 में 268 से 281 तक। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है भारत में केंद्र राष्ट्र संबंध निर्भर करता है, किस आधार पर निर्भर करता है भारत में केंद्र राष्ट्र संबंध। कथन है संवैधानिक प्रावधानों पर। जी हाँ, संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करता है केंद्र राष्ट्र संबंध, ठीक है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर यह भी करता है निर्भर। न्यायिक व्याख्याओं पर यह भी निर्भर करता है, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर तो ये भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार चारों के चारों स्थितियों पर निर्भर करता है भारत का केंद्र राष्ट्र संबंध। तो इस प्रकार मेरा आंसर सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है, तो देखा जाए संघ और राज्य के बीच संबंध। संघीय राज्य व्यवस्था में ये सम्मिलित होंगे, संघ और राज्य के बीच संबंध का है कि एक दूसरे का बॉन्डिंग होगा। राज्यों के मध्य संबंध, ये भी एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच भी संबंध अच्छे होने चाहिए। तीसरा समन्वय के लिए तंत्र, ये भी सही होगा, समन्वय के लिए भी तंत्र है। और 4 नंबर विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी तो एक संघ राज्य की व्यवस्था में शामिल होगा और एक दूसरे की रिश्ता मजबूत होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, सभी के सभी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। कौन से 2 अनुच्छेद है जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 4 से 5, अनुच्छेद 56-57, अनुच्छेद 141 से 142, अनुच्छेद
245 से 246। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर मेरा होगा अनुच्छेद 245 से 246 शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अनुच्छेद 245 से 246 तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? सो पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 है जो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद के प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो इस प्रकार मेरा आंसर होगा राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? मतलब कितने समय तक जो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर जो प्रस्ताव पारित होता है वो कितने समय तक लागू रहेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 माह तक लागू रहेंगे, 3 माह तक लागू रहेंगे, 6 माह तक लागू रहेंगे या 1 वर्ष तक लागू रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 वर्ष तक लागू रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 नंबर प्रश्न में क्या है? राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। कितने कितने माह तक या कितने महीने तक प्रवृत्त रहेगा? तो अभी हमने बताया इसका आंसर। आप लोग भी बताइए इसका आंसर कमेंट करके क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा, 1 वर्ष तक ही परिवृत्त रहेगा। राष्ट्र सूची पर राष्ट्रहित में विधि निर्माण करने का जो अधिकार दिया गया है वो परिवृत्त रहेगा कब तक? तो 1 वर्ष से अधिक तक नहीं रहेगा, 1 वर्ष से अधिक तक नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 9 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट प्रश्न है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। कौन से विषय? तो भाग 7 में 3 विषय दिए हुए हैं। संघ सूची, राज्य सूची, भाग 7 नहीं, अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में सॉरी, अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन दोनों राज्य एवं केंद्र दोनों मिलकर कौन से सूची में कानून बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? जस्ट हमने बता दिया, इसका आंसर आप लोग बताइए फास्ट। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध वर्णित है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र राज्य संबंध के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां है। एक संघ सूची, राज्य सूची एवं सहवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत विधायी शक्तियों को बंटवारा के लिए ये 3 सूची दी गई है। कैसे शक्ति? विधायी शक्ति के बंटवारा के लिए, और ये 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 से 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण
कौन से अनुसूची में दिया गया है? अभी हमने बताया अनुच्छेद 246 के तहत विधायी शक्ति दी गई है। उसमें 3 सूची का बंटवारा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और वो 7वें अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 7वें अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? किस भाग में? वो तो अनुसूची पूछ रहा था, केंद्र राज्य संबंध, और ये भाग पूछ रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध कौन सा? तो विधायी संबंध अभी हमने बताया है। विधायी संबंध यदि आपसे पूछे, केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध पूछे तो भाग 11 में। यदि आपसे केंद्र राज्य संबंध वित्तीय संबंध पूछे तो भाग 12 में। वित्तीय संबंध भाग 12 में, विधायी संबंध भाग 11 में। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, भाग 11 में। विधायी संबंध भाग 11 में अनुच्छेद 245 से स्टार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 नंबर प्रश्न में है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या संसद में। अवशिष्ट शक्तियां, कौन सी शक्ति? अवशिष्ट शक्ति किस में निहित होती है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती है, यानी कि संसद में निहित होती है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित होती है? संसद में। संविधान के अनुच्छेद 248 के 1 के अनुसार संसद को किसी एक विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है, वो विधि बनाने की अन्य शक्तियां अवशिष्ट सूची में दी गई है, और ये विधायी शक्तियों में आती है अवशिष्ट शक्ति सूची। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है अवशिष्ट सूची के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है। संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, ना तो संघीय ना तो राज्य सरकार को दिया है। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? संघीय सरकार को दिया गया अवशिष्ट सूचियों की शक्तियां संघीय सरकार को यानी संसद को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे छोटा करता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लीजिए, भारत में वित्तीय सौदों का स्टाम्प शुल्क, वित्तीय सौदों का स्टाम्प शुल्क कथन 1 में राज्य सरकार द्वारा लगाया वह वसूल किया जाता है। क्या यह सही है? वित्तीय संबंधों का स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो नहीं। का विनियोजन संबंध सरकार द्वारा किया जाता है। ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, इस प्रकार आंसर दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है केंद्र राज्य संबंधों को? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, विधायन के केंद्र में क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है, या वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। सी में प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। डी में योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण में ये कहा गया है, म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, विशेष रूप से म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 थोड़ा लंबा है, इसे मैं छोटा करता हूँ। 17 में कहा जा रहा है, भारत में राज्य के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है? कौन सी संस्था संविधानेतर है और विधितर है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संविधानेतर है, संविधान के बनने के बाद बना है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो एक सही हो जाएगा।
राज्यपाल सम्मेलन ये भी संविधान नेतर है। तो इस प्रकार आंचलिक परिषद संविधान नेतर नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद ये भी संविधान नेतर नहीं है। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद, तो ये तो संविधान के अंदर में आता है। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा, 1 और 2 कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1 सही है और 2 सही है, बाकी सब संविधान में आता है, संविधान से संबंधित है, लेकिन ये दोनों संविधान नेतर है। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। झारखंड क्षेत्र का स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, तो 4 ऑप्शन है, 8 अगस्त 93 में, 8 अगस्त 94 में, 8 अगस्त 95 में, 8 अगस्त 96 में। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 में हुआ था। 8 अगस्त 1995 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता शिबू सोरेन के द्वारा किया जा रहा था। शिबू सोरेन इनकी अध्यक्षता किया गया था। छोटानागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए संथाल परगना और छोटानागपुर क्षेत्र को झारखंड में शामिल किया गया था। 18 जिला शामिल हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, शिबू सोरेन कर रहे थे। तो इस प्रश्न का आंसर सी होगा, 8 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। अभी जस्ट हमने बताया है कौन से अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 262 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 264 के अनुसार या अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद किसके में दिया हुआ, अनुच्छेद 263 के अनुसार। इसमें राज्य एवं केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, किसको शक्ति प्रदान की गई, राष्ट्रपति को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, प्रश्न नंबर 20 की ओर। वही प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है, इसका आंसर आपको खुद बताइए कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा। कहने का मतलब यह है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, किनके द्वारा की जा सकती है। अभी हमने इसका आंसर जस्ट बताया है, ऑप्शन ए में है, संसद के द्वारा की जा सकती है क्या अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, या क्षेत्रीय परिषद के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है, कौन से स्रोत से निर्माण किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद। तो अभी आपने पढ़ा है कि अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान दिया गया है और यह संवैधानिक है, संविधान के स्रोत से निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, उनके बीच जो संबंध है उसके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है, किनके पास ये शक्ति है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। तो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। किनके पास, तो राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति प्रदान की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर।
23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? मिलान कीजिए। अंतर्राज्यीय पानी की झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में दिया गया है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में दिया गया है। ये सही है। हमसे पूछा है सही नहीं है, तो ये सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में आया था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में आया था, तो ये भी सही है। बी भी सही है। सी में नदी बोर्ड एक्ट 1970 में आया था, ये गलत है। नदी बोर्ड अधिनियम 1970 में नहीं, 1956 में आया था। नदी बोर्ड अधिनियम भी 1956 में आया था। और राष्ट्रीय जल नीति 1987 में, ये भी सही है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आया था। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा सी सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कह रहा है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किस माध्यम से हुआ है? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषद का सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। उसमें से एक उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। लेकिन 1971 में राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो बैठक होती है क्षेत्रीय परिषद की, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। जो भी भारत के गृह मंत्री होंगे वो करेंगे क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। अभी फिलहाल में कौन है? तो गृह मंत्री अभी हैं अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 की ओर यदि हम देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है क्षेत्रीय परिषद का, कौन है इसमें? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद क्या संवैधानिक संस्था है? अच्छा, 5 में बी में कह रहा है कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। ये बिल्कुल सही, अभी हमने बता दिया। 1956 में ही गठित की गई क्षेत्रीय परिषद 5 को, और छठा था जो बाद में किया गया 1971 में। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। जी हाँ, यह एक परामर्शदात्री संस्था क्षेत्रीय परिषद, और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है, ये सही नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है। जी नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान के कोई अनुच्छेद में क्षेत्रीय परिषद के बारे में वर्णन नहीं दिया गया, तो संवैधानिक संस्था नहीं हुई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था है कहा है, इसलिए गलत है। हमसे गलत पूछा था कौन सा लक्षण नहीं है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है क्षेत्रीय परिषद के संबंध में? कथन 1 में परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। क्या यह सही है? कौन सा सही है? तो बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषद संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण के, तो ये भी सही है। परामर्शदात्री है ही क्षेत्रीय परिषद।
तो उनको परामर्श दिया जाता है, उनका सहयोग किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। ये और भी लंबा प्रश्न है थोड़ा, इसे मैं देख लेता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में वक्तव्य दिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही है। केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही है। कथन ए सही है, बढ़ती रही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों में दृष्टिगत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए भी सही है और आर भी सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जल्दी चले हम, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्रावधान के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है? विधि के प्रावधान के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई कर वसूला जा सकता है या एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है, अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 265 में ये कहा गया है। और अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखा के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 266 में किसके बारे में दिया गया है? भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखा। अनुच्छेद 300 में संघ एवं राज्यों के 300 में क्या है? संघ एवं राज्यों के नाम से वाद का कार्यवाही अनुच्छेद 300 में होता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 368। तो चारों ऑप्शन के बारे में कह दिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 265 में, अनुच्छेद 265 में यह कहा गया है, यह प्राधिकार दिया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि बिना यह प्राधिकार विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही एकत्रित किया जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा जा रहा है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। कौन सी वक्तव्यों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, सरकारी आयोग का प्रारंभ 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों के लिए? जी नहीं। विधायी और विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया? तो नहीं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों के लिए? तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए, उनके सुदृढ़ संबंध बनाने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में, ये ध्यान रखिएगा, 1983 में, जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ये याद रखना है, 1983 में गठन किया गया था। ठीक है, और इनके 2 अन्य सदस्य थे, कुल 3 सदस्य थे, इसमें से 2 और अन्य सदस्य थे। एक थे वी शिवरमन तथा एक और थे एस आर सेन। कुल 3 सदस्य थे। एक सरकारिया न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया अध्यक्ष थे और 2 अन्य थे बी शिवरामन और एस आर सेन। और इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था, रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था 1988 में। ये क्वेश्चन पूछता है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? जनवरी 1988 में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, सौंपा था। तो इस प्रकार आंसर नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 प्रश्न में कह रहा है, कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? अभी हमने बताया सदस्य था, अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया थे, लेकिन सदस्य कौन थे? 2 अन्य सदस्य का नाम भी हमने बताया है अभी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। डॉक्टर एस आर सेन इसके सदस्य थे। एक और सदस्य थे बी शिवरमन,
ये भी इनके सदस्य थे। कुल मिला के 3 सदस्यों का कमेटी बनाया था, उसमें से सरकारिया आयोग में सरकारिया बी आर सरकारिया थे जो अध्यक्ष थे। 1983 में बनाया गया था और इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था 1988 में। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसमें केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तित की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया है। अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जमा किया है। तो 1988 तो इसमें दिख नहीं रहा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। लेकिन बीपीएससी के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है 1987, जो सी सही नहीं होगा क्योंकि सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट 1988 में पेश किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। किसकी समीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया थे और 2 अन्य सदस्य थे, शिवरमन और S.R. सेन। 4 ऑप्शन है, इसमें से किसकी समीक्षा के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए किया गया था सरकारी आयोग की गठन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 में। 33 में कहा जा रहा है सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो सरकारी आयोग की सिफारिश का क्या संबंध था, राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों कार्यों से, संसद की सदस्यता से। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से मजबूत करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है सरकारी आयोग के बारे में नीचे दिए कथन दिए हुए हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है तो इसे देख लिया जाए। पहले इसका कथन और कारण को देखें। कथन है और कारण है। तो सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे 1988 में, तो उसमें इनका जोर था कि जो केंद्र राज्य संबंधों में जो मतभेद आता है वो सबसे बड़ा मतभेद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने पर आता है, जो अधिक से अधिक किया जाता है। उन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया था कि अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, वो कम से कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरुपयोग किया जा रहा था। तो इस प्रकार कथन एक तो सही है भाई, कथन एक सही है। कारण, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। इस प्रकार देखें कौन सा ऑप्शन है, एक भी सही है, आर भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है, इसलिए तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा जा रहा है किस आयोग ने अस्थाई अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था। कौन सा आयोग था जो अंतर सरकारी परिषद की स्थापना के लिए क्या किया था, उसकी समर्थन किया था। तो वो कौन सा आयोग था, पुच्छी आयोग था क्या? नहीं, सरकारी आयोग था, राधाकृष्णन आयोग था या मोइली आयोग था? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, सरकारी आयोग था। सरकारी आयोग था जो अंतरराज्यीय परिषद के प्रावधानों की स्थापना का समर्थन किया था, वो सरकारी आयोग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अनुच्छेद 263 के तहत ही अंतर्राज्यीय परिषद के लिए दिया जाता है अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित
नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र के संबंध से कौन संबंधित नहीं है, कौन सा आयोग संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सरकारी आयोग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, राजमन्नार समिति संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और पुच्छी आयोग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। कौन इसमें से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सरकारी आयोग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं, सॉरी, इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, राजमन्नार समिति संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और पुच्छी आयोग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति है जो चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधित किए गए थे, उसके सुझाव के लिए से संबंधित है इंद्रजीत गुप्ता समिति। चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि सुधार से संबंधित है इंद्रजीत गुप्ता समिति। बाकी सभी तीनों क्या है, सरकारी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति है जो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, और इंद्रजीत गुप्ता समिति की गठन 1998 में किया गया था, चुनाव में सुधार के लिए 1998 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा जा रहा है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या विदेशी सीधे ऋण ले सकते हैं? विदेशी ऋण राज्य जो है, भारतीय संघ के जो राज्य हुए, विदेश से डायरेक्ट ऋण ले सकते हैं क्या? ऐसा प्रावधान है भारत में कि वो डायरेक्ट ऋण ले सकते हैं? तो ऑप्शन 4 दिए हुए, हाँ, बी में नहीं, सी में हाँ पर केवल अंतर्राज्यीय संगठनों से, डी में हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नहीं, जो भारतीय राज्य हैं डायरेक्ट विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं, वो भारतीय राज्य कभी नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट विदेशी ऋण, क्योंकि वो भारत का संघ है, एक अंग है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो तो वैसा प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? 4 ऑप्शन है, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, भारत का संविधान। कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, भारत का संविधान कृषि आयकर समनुदेशित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में परिशिष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के परिशिष्ट 46 के तहत, तो भारत का संविधान के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। और साथ ही यह विषय राज्य के अधिकतर क्षेत्र में है, और संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं अनुच्छेद 274 में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। यदि आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? केंद्र कर को तो लगाएगा कौन? केंद्र लगाएंगे, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित किया जाएगा, परंतु उसका वितरण दोनों में होगा, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद नंबर सी, अनुच्छेद 270 के तहत। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 270 के तहत। 270 के तहत करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाएगा, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो इसके साथ ही
केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने कवर अप किया। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।